आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट IAS में एक बार फिर से पुनः स्वागत है। हम इस समय अभिनव काल में भूगोल के विकास पर डिस्कस कर रहे हैं। अपने पहले वीडियो में हमने अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, कार्ल रिटर तथा रेटचल के योगदान को देखा था। ये किस प्रकार अपने ज्ञान के द्वारा अभिनव काल में भूगोल के ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। और आज हम अपनी इस दूसरे वीडियो में देखेंगे कि रिchthofen, अल्फ्रेड हेटनर, अल्बर्ट पिंक और वाल्थर पिंक किस प्रकार अपने ज्ञान के द्वारा अभिनव काल में भूगोल का विकास करते हैं। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा कर रहे हैं आज के इस वीडियो में? रिchthofen पर। रिchthofen के संबंध में अगर हम इनकी समय अवधि की बात करें तो ये क्या है? 1833 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य का ये समय काल है। और हालांकि ये हैं जर्मन भूगोलवेत्ता। क्या हैं? जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, लेकिन यह चीन गए और चीन का विधिवत तरीके से अध्ययन करते हैं। कहाँ का अध्ययन करते हैं? चीन का। और उसी अध्ययन पर यह अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था चीन का भूगोल। क्या नाम था? चीन का भूगोल। इसके बाद इन्होंने अपने अध्ययन में कुछ जर्मन भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द हैं जर्मन भाषा के, उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे इन्होंने एक शब्द यूज किया था अर्डोबर फ्लैचन कुंडे। क्या शब्द था? अर्डोबर फ्लैचन कुंडे। कहते हैं कि अर्डोबर फ्लैचन कुंडे के अंतर्गत हमें जहां पर स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल आपस में मिल रहे हों, उस स्थान का हमें अध्ययन करना चाहिए। और शब्द कौन सा देते हैं? अर्डोबर फ्लैचर कुंडे। एक इन्होंने और शब्द अपने अध्ययन में यूज किया था जिसका नाम था लैंडर। क्या नाम था? लैंडर। लैंडर शब्द के अंतर्गत ये बताते हैं कि हमें प्रमुख देशों का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? प्रमुख देशों का अध्ययन करना चाहिए। और शब्द ये कौन सा देते हैं? लैंडर। इसके अलावा इनका एक और शब्द था जिसे कहते हैं अर्डेटाइल। क्या बोलते हैं? अर्डेटाइल। अर्डेटाइल के अंतर्गत ये क्या कहते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख विभाग हैं। क्या है? विश्व के कुछ प्रमुख विभाग हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। और अपने अध्ययन में जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसे यूज करते हैं जिसका नाम था ऑर्लिचकैटन। कहते हैं कि ऑर्लिचकैटन के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना होगा? स्थानीय बस्तियों का। किसका अध्ययन करना है? स्थानीय बस्तियों का। और एक ये और शब्द अपने अध्ययन में यूज करते हैं जिसका नाम था लैंडसाफ्टन। क्या नाम था? लैंडसाफ्टन। लैंडसाफ्टन के अंतर्गत कहते हैं कि हमें लघु प्रदेशों का अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? लघु प्रदेशों का। इस प्रकार हमने क्या देखा कि अपने अध्ययन में कुछ जर्मन भाषा के शब्द हैं, थोड़ा सा क्लिष्ट हैं, लेकिन हम उनके का हिंदी अनुवाद देखते हैं कि उसमें क्या क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द हमने क्या बताया? अर्डोबर फ्लैचन कुंडे। इसके अंतर्गत कहते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ पर स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल आपस में मिलते हैं। इसके अलावा एक दूसरा शब्द बताते हैं जिसका नाम था लैंडर, जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन करना चाहिए? प्रमुख देशों का अध्ययन करना चाहिए। और इसके अलावा एक और शब्द है अर्डेटाइल। कहते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख विभाग हैं। और ऑर्लिचकैटन के अंतर्गत कहते हैं
कि हमें स्थानीय बस्तियों का अध्ययन करना चाहिए और लैंड सैफ्टन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो छोटा या लघु प्रदेश का क्षेत्र होता है। इसके बाद ये क्या कहते हैं कि अपने अध्ययन में यह सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में बताते हैं कि इन दोनों के अध्ययन में स्पष्ट अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पष्ट अंतर होना चाहिए। यानी कि भूगोल में सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल दोनों अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग तरीके से अध्ययन करना चाहिए। ये क्या कहते हैं कि प्रादेशिक भूगोल क्या है? प्रादेशिक भूगोल वितरण भूगोल होती है। क्या होती है? वितरण भूगोल। क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रादेशिक भूगोल क्या होती है? वितरण भूगोल होती है और प्रादेशिक भूगोल और सामान्य भूगोल के बीच स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सबसे पहले फियोर्ड और रिया तटों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं। क्या है? फियोर्ड और रिया तटों के मध्य इस अंतर को स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि रिया तट अलग होते हैं और फियोर्ड तट अलग होते हैं। इन्होंने भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान बताया। क्या बताया? कि भूगोल क्या है? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। यानी भूगोल के अंतर्गत क्षेत्र वर्णनी विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं। क्या बताया? कि पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उन विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान के अंतर्गत। और क्षेत्र वर्णनी विज्ञान वास्तव में भूगोल के संबंध में किसका अध्ययन करना होगा? क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। इसके बाद हम आते हैं अल्फ्रेड हिटनर पर। देखते हैं ये क्या कहते हैं। अगर इनके समय अवधि की बात करें तो 1859 से 1941 के मध्य का समय है। और अल्फ्रेड हिटनर के संबंध में कहा जाता था कि यह भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान मानते हैं। यह भूगोल को क्या मानते हैं? क्षेत्र विवरण विज्ञान। इन्होंने अपने भौगोलिक अध्ययन के दौरान जो यात्राएं की थी उन यात्राओं का अपनी एक किताब यूरोप में जिक्र करते हैं। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि इनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब थी। वो क्या थी? यूरोप थी। इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने अपने अध्ययन में भौतिक कारकों पर अधिक बल दिया है। भूगोल के अध्ययन में भौतिक कारकों पर अधिक बल दिया है तुलना में किसके? सांस्कृतिक कारकों के। तुलना में सांस्कृतिक कारकों के। यह कहते हैं कि जो क्षेत्र विवरण विज्ञान है इसमें पृथ्वी के तल पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं? जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं
उनका अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने रिटर के अर्धकुंडे स्थान पर, हमने क्या बताया, रिटर के अर्धकुंडे स्थान पर एक नया शब्द यूज करते हैं जिसका नाम था लैंडर कुंडे। ये एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ने क्या बताया कि रिटर के अर्धकुंडे स्थान पर ये क्या है कि लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल एक ही होते हैं। क्या कहते हैं कि सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल अलग अलग नहीं होते हैं, या इन दोनों का अध्ययन करना चाहिए तो एक साथ करना चाहिए। इन दोनों के मध्य स्पष्ट विभाजन करके सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन नहीं करना चाहिए। हेटनर महोदय ने कुछ अन्य यूरोप के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण किताबें लिखी थी, जिसमें से पहली किताब अत्यंत महत्वपूर्ण हुई थी जिसका नाम था भूगोल का विधि तंत्र। देखते हैं कौन सी किताब है, भूगोल का विधि तंत्र। कौन सी किताब है, भूगोल का विधि तंत्र। दूसरी इनकी जो महत्वपूर्ण किताब थी तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। क्या है, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। और अगली इनकी जो महत्वपूर्ण किताब थी उसका नाम था रूस का भूगोल। क्या नाम था, रूस का भूगोल। और एक अन्य दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब हुई है प्रादेशिक भूगोल के आधार। क्या है, प्रादेशिक भूगोल के आधार। इस प्रकार हमने क्या देखा कि हेटनर महोदय भूगोल को क्षेत्र विवरण विज्ञान मानते हैं और इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके अध्ययन पर बल देते हैं। और हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि भूगोल के अध्ययन में इन्होंने भौतिक कारकों के पर अधिक बल दिया है, जबकि सांस्कृतिक कारकों के अध्ययन पर या कम ध्यान देते हैं। और अपनी यात्राओं का जिक्र इन्होंने अपनी किताब यूरोप में किया है। इसके बाद इन्होंने रिटर के अर्धकुंडे स्थान पर लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, सामान्य भूगोल और प्रादेशिक भूगोल के अध्ययन में स्पष्ट विभाजन नहीं होना चाहिए, या दोनों का अध्ययन एक साथ करना चाहिए। यह एक दूसरे के परिपूरक हैं। कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते हैं हेटनर महोदय। और इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जिसमें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है भूगोल का विधि तंत्र। याद रखिएगा, भूगोल का विधि तंत्र, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल और रूस, अगली किताब रूस का भूगोल। और इसके बाद इनकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण किताब हुई है जिसका नाम क्या दे दिया गया है, इन्होंने क्या नाम दिया है, प्रादेशिक भूगोल के आधार। हेटनर के बाद अब हम आते हैं अल्बर्ट पिंक पर। अल्बर्ट पिंक। अल्बर्ट पिंक के अगर समय अवधि की बात करेंगे तो 1870 1870 से 1945, 1870 से 1945 ईस्वी के मध्य का समय है। अल्बर्ट पिंक, इनकी विशेष रुचि भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान में थी। क्या थी? भू आकृति विज्ञान में विशेष रुचि थी। फिजिकल ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी के अध्ययन में यह विशेष रुचि दिखाते थे। इन्होंने कहा
कि यदि हम कहीं पर भी जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, कहाँ जाएं, इस पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान पर यदि चले जाएं और वहाँ तापमान, आर्द्रता, वर्षा आदि आंकड़े न हों, वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वर्षा संबंधी आंकड़े यदि उपलब्ध नहीं हैं, तब भी वहाँ की स्थलाकृतियों को देख करके, क्या कहते हैं कि वहाँ की स्थलाकृतियों को देख करके जलवायु संबंधी आंकड़े उपलब्ध किए जा सकते हैं या जलवायु संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या कहते हैं कि यदि हम पृथ्वी के धरातल पर किसी भी स्थान पर जाते हैं और वहाँ के तापमान, आर्द्रता, वर्षा जैसे जलवायु आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, नहीं जानते उन जलवायु संबंधी आंकड़ों को, फिर भी अगर हम वहाँ की स्थलाकृतियों का सूक्ष्म अध्ययन करें, ध्यान से अध्ययन करें, तो हम वहाँ के जलवायु संबंधी आंकड़ों का अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार की स्थलाकृति विकसित है, तो इस प्रकार की यहाँ पर जलवायु पाई जाएगी। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, द आल्प्स इन आइस एज। बुक का नाम क्या था? द आल्प्स इन आइस एज। उस समय की अत्यंत महत्वपूर्ण किताब थी। बुक का नाम क्या था? द आल्प्स इन द आइस एज। इन्होंने कहा कि भूगोल में स्थलाकृतिक मानचित्र का भी अध्ययन करना चाहिए। किसका अध्ययन करना चाहिए? स्थलाकृतिक मानचित्र का। यानी यदि हम भूगोल के अंतर्गत स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन नहीं करते हैं तो भूगोल का ज्ञान अधूरा है। अल्फ्रेड हेटनर और अल्बर्ट पेंक के बाद अब हम आते हैं वाल्थर पेंक पर। वाल्थर पेंक पर देखिए, पेंक महोदय भूगोल में अपर्दन चक्र का अध्ययन करते हैं। अपर्दन चक्र क्या होता है कि इस पृथ्वी के धरातल पर कोई भी उत्थित क्षेत्र है, उठा हुआ क्षेत्र है, वह किस प्रकार अपक्षय और अपर्दन के प्रभाव में आकर अपक्षय और अपर्दन के प्रभाव में आकर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ समप्राय मैदान में बदल जाता है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी का धरातल है और यह कोई उठा हुआ भाग है जैसे पर्वत। समय के साथ अपक्षय और अपर्दन की शक्तियां इस पर प्रभावी रहती हैं और इसको धीरे धीरे काटती रहती हैं और यह उठा हुआ मैदान अपनी विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ एक दिन पृथ्वी के धरातल पर समप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहा गया? अपर्दन चक्र। वाल्थर पेंक से ठीक एक पहले विद्वान आए थे जिनका नाम था डेविस। डेविस ने भी अपने अध्ययन में अपर्दन चक्र को दिया था और पेंक के संबंध में कहा जाता है कि इन्होंने डेविस के अपर्दन चक्र की बड़ी तीव्र आलोचना की थी। क्या की थी? बड़ी तीव्र आलोचना की थी। इन्होंने अपने चक्र में क्या बताया था कि कोई भी अगर उत्थित भूखंड है, क्या है? कोई भी यदि उत्थित भूखंड है तो वह
लंबे समय तक ऊपर उठता है। कैसे उठता है? लंबे समय तक वह ऊपर की ओर उठता है। और जैसे जैसे वह ऊपर उठता जाता है, यानी भूखंड उत्थान के साथ ही उसमें क्या है? अपर्दन की शक्तियां प्रारंभ हो जाती हैं। देखिए, डेविस ने यहां पर यह कहा था अपने अपर्दन चक्र में कि पहले कोई भूखंड ऊपर उठता है, उसके बाद अपर्दन चक्र की शक्तियां प्रभावी होती हैं। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जैसे ही भूखंड ऊपर उठता है, हालांकि इसके उठने की अवधि लंबी होती है और भूखंड उत्थान के साथ ही इसमें अपक्षय और अपर्दन की शक्तियां प्रभावी हो जाती हैं। और क्या कहते हैं कि कोई भी अपर्दन चक्र अपनी 5 अवस्थाओं से हो करके गुजरता है और इन्हीं अवस्थाओं 5 अवस्थाओं के बाद उत्थित भूखंड क्या है? कट करके संप्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा वाल्थर पेंक का क्या योगदान है। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।